स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मशीन से एक्सरसाइज 3A। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ सिंपल मशीन। क्या समझते हो आप एक साधारण मशीन से। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ एन आइडियल मशीन, और क्या सिद्धांत है एक आइडियल मशीन का। A machine is a device by which we can either overcome a large resistive force or load at some point by applying a small force or effort at a convenient point and in a desired direction by which we can obtain a gain in speed। तो मशीन क्या है? मशीन एक डिवाइस है जिसमें या तो हम जो है कि ओवरकम हो सकते हैं एक बड़े से फोर्स से, या फिर कह सकते हो किसी लोड से किसी पॉइंट पे, ताकि और कैसे हम लोग ओवरकम हो सकते हैं। ओवरकम हो सकते हैं एक स्मॉल फोर्स, छोटा सा फोर्स लगा के कन्वीनियंट पॉइंट पे, आसान पॉइंट पे, और डिजायर्ड डायरेक्शन में। और या फिर जो है उससे हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं गेन इन स्पीड, यानी कि स्पीड बढ़ जाएगी। आइडियल मशीन का सिद्धांत की अगर बात करें तो आइडियल मशीन इज दैट इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन एनी मैनर। आइडियल मशीन वो मशीन होती है जिसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो, जबकि ये नामुमकिन है। हेयर द वर्क आउटपुट इज इक्वल टू द इनपुट, और ऐसे में जो वर्क आउटपुट होगा वो इनपुट के बराबर होगा, मतलब जितना आप उसमें वर्क लगाओगे उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा। इसका एफिशिएंसी 100% होता है, लेकिन कोई नहीं हो पाता है क्योंकि एज अ व्हीकल का भी एग्जांपल ले लो तो जो फ्यूल बर्न होता है ना, उसमें बहुत सारी एनर्जी जो है डिसिपिएट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, हमारी यूज की नहीं रहती है ना, हीट में, साउंड में कन्वर्ट हो जाती है। स्टेट 4 ways in which machine are useful to us। चार तरीके जिसमें कि चार तरीकों से कैसे जो है कि मशीन हमारे लिए यूजफुल है। तो पहला है मशीन आर यूजफुल टू अस इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट। कि हम जो है ना बदल सकते हैं एफर्ट को एक मतलब कन्वीनियंट पॉइंट पे कन्वीनियंट आसानी के साथ लगा सकते हैं। लिफ्टिंग अ हैवी लोड बाय अप्लाइंग अ लेस एफर्ट, एक भारी सामान को जो है कि कम ताकत लगा के उठा सकते हैं। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन, यानी कि जो एफर्ट लगाने वाला डायरेक्शन है, जैसे कि इसमें एग्जांपल ले सकते हो तुम कुएं में से पानी निकालने का। तो पहले जो है कि अगर डायरेक्टली पानी निकालने तो रस्सी के साथ बाल्टी के नीचे डालनी होगी, और वहीं अगर पुली का इस्तेमाल करेंगे तो देखो डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, ऊपर की तरफ से रस्सी खींचोगे और बाल्टी से पानी निकाल पाओगे। ऑब्टेनिंग अ गेन इन स्पीड, यानी कि काम करने में क्या हो और ज्यादा जो स्पीड है वो और ज्यादा बढ़ जाए। तो चार तरीके से जो है कि मशीन हमारे लिए यूजफुल है। अभी पहला वाला चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट, तो इसमें देखो इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है साइकिल, है ना। कहाँ पे तुम लगाते हो, आगे को पैडल पे देखो, लगाते हो पैडल पे, फोर्स लगाते हो और पीछे वाला चक्का जो है चलता है उसके साथ, जो है बिल्कुल जो है लगा हुआ है। तो यहाँ पे चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, की एफर्ट कहीं और लगा रहे हो एक कन्वीनियंट पॉइंट पे, फिर उसके बाद देखो हैवी करने के लिए। तो ये चार तरीके हैं, इन चार तरीकों से मशीन हमारे लिए यूजफुल है। नेम अ मशीन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूज। अब हर एक निम्नलिखित के लिए जो है कि आपको बताना है मशीन। तो मल्टीप्लाई द फोर्स, तो मल्टीप्लाई करने के लिए फोर्स क्या यूज करोगे, अ बार इज यूज टू लिफ्ट अ हैवी स्टोन। बार का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, लंबा सा डंडे टाइप का होता है। टू चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, देखो जो पीछे था उसी का उसको चेंज करने के लिए चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। देखो ये रियर व्हील ऑफ ए साइकिल इज रोटेटेड बाई अप्लाइंग द एफर्ट ऑन द पैडल। अब देखो यही बात कह रहा है कि जो पीछे का चक्का है ना उस पे उसको हमको घुमाना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आगे के चक्के पे वो उसके आगे में लगा हुआ रहता है, क्या लगा हुआ रहता है, पैडल लगा हुआ रहता है। पैडल के ऊपर जो है कि हम लोग वो पाँव रखते हैं और उस पे फोर्स लगाते हैं ना अपने पैरों से, और चक्का कौन सा चलता है, पिछला वाला चेन के हेल्प से, है ना, टूथड व्हील लगा रहता है। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, फोर्स का डायरेक्शन चेंज करने के लिए टू लिफ्ट अ बकेट फुल ऑफ वाटर, तो देखो डायरेक्शन चेंज करने का मैंने बताया था तुमको। फ्रॉम द वेल, कुएं से सिंगल फिक्स्ड पुली का यूज किया जाता है बाय अप्लाइंग द एफर्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग इट अपवर्ड व्हेन द बकेट इज लिफ्टेड अप विदाउट द यूज ऑफ पुली। अब इसमें देखो क्या है, जब पुली का इस्तेमाल नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है भाई कुएं की तरफ ही तुम मतलब नीचे की तरफ से रस्सी खींचोगे, और जब तुम पुली का इस्तेमाल करते हो तो फिर पुली के ऊपर से रस्सी आती है और तुम ऊपर से नीचे की तरफ खींचते हो। इन ऑर्डर टू गेन स्पीड, तो देखो चाकू है, द ब्लेड ऑफ नाइफ मूव्स लॉन्गर बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स हैंडल, है ना। चाकू का जो हैंडल होता है वो छोटा है,
और उसके जो आर्म्स है कितने हैं, लंबे हैं। तो ऐसे में जो है कि स्पीड मिलती है आपको। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ जैक इन लिफ्टिंग अ कार बाई इट? क्या काम होता है जैक का जब कार को लिफ्ट करना हो, आपको ऊपर उठाना हो? अ जैक इज अ मैकेनिकल लिफ्टिंग डिवाइस, ये मैकेनिकली जो है लिफ्ट करने की डिवाइस उठाने की, यूज टू लिफ्ट हैवी लोड्स, भारी लोड्स को उठाने का ही काम होता है इससे। भारी लोड्स तुम कार समझ ही सकते हो, काफी भारी होती है। अ जैक वर्क्स एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, जैक किस तरह काम करता है, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह, जो बल आप लगा रहे हो उसको मल्टीप्लाई कर देगा। एज विथ अ लिटिल एफर्ट, थोड़ा सा एफर्ट आप लगाओगे ऑन द जैक, वी आर एबल टू लिफ्ट हैवी लोड लाइक अ कार, और आप भारी लोड जैसे कि कार वगैरह उसको लिफ्ट कर सकते हो। पहिए बदलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कार को लिफ्ट करके। इट एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह ये काम करता है। What do you understand by an ideal machine? Ideal machine हम पहले भी देखे हैं। How does it differ from a practical machine? देखो, एक होता है आइडियल, एक होता है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल वो है जो प्रैक्टिकली हम लोग यूज कर रहे हैं, हमारे नॉर्मल जिंदगी में चल रहा है। An ideal machine is that where there is no loss of energy, that is work output is equal to the work input. An ideal machine is 100% efficient. तो आइडियल मशीन वो होती है जिसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है, और इसमें जो वर्क आउटपुट होता है वो हमेशा वर्क इनपुट के इक्वल होगा, 100% इफिशियंट होगा। प्रैक्टिकल मशीन में क्या होता है कि आउटपुट एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट एनर्जी। जो एनर्जी आउटपुट मिल रहा है वो इनपुट एनर्जी से कम मिलेगा, देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ऑपरेशन, विच इज नॉट द केस इन एन आइडियल मशीन। जब भी ऑपरेट कराओगे ऐसी मशीनों को, प्रैक्टिकल मशीनों को, तो होगा क्या, मासलेस होती नहीं है, फ्रिक्शनलेस होती नहीं है, तो लॉस ऑफ एनर्जी तो होना ही होना है ना। और ये आइडियल मशीन के केस में जबकि नहीं होता है। एक्सप्लेन द टर्म मैकेनिकल एडवांटेज, स्टेट इट्स यूनिट। रेशियो ऑफ द लोड टू द एफर्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालेंगे? तो मैकेनिकल एडवांटेज इज नथिंग बट रेशियो। रेशियो क्या है, दो का कंपैरिजन है, लोड और एफर्ट का कंपैरिजन, लोड अपॉन एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज निकल जाएगा। As mechanical advantage is a ratio of similar quantities, similar quantities का बस रेशियो है, इसीलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे भी अगर मान लो मीटर है, यहाँ पे भी मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो कोई यूनिट नहीं होगा, बस रेशियो। डिफाइन द टर्म वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, स्टेट इट्स यूनिट। वेलोसिटी रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लोड। अब यहाँ पे भी मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी मीटर पर सेकंड कट जाएगा, तो इसमें भी कोई यूनिट नहीं मिलने वाली। स्टेटेड यूनिट लिखा है ना, तो कोई यूनिट नहीं मिलेगा। कैसे निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। यहाँ ध्यान रखना, मैकेनिकल एडवांटेज में लोड ऊपर रहता है, एफर्ट नीचे, और यही वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट ऊपर रहेगा अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड नीचे रहेगा। हाउ इज द मैकेनिकल एडवांटेज रिलेटेड टू द वेलोसिटी रेशियो फॉर आइडियल मशीन एंड प्रैक्टिकल मशीन? अब देखो इनके बीच में संबंध कैसा है, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के बीच में, आइडियल के लिए, प्रैक्टिकल के लिए। फॉर एन आइडियल मशीन, एक आइडियल मशीन अगर होगी, फ्री है फ्रिक्शन से एटसेट्रा, वर्क आउटपुट इज इक्वल टू द वर्क इनपुट, सो द एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1। तो ऐसे केस में इसकी क्षमता कितनी आएगी, 1 आएगा। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 आएगा, और 100%। एंड द मैकेनिकल एडवांटेज इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वेलोसिटी रेशियो। और मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा ना, न्यूमेरिकली इक्वल आएगा किसके, वेलोसिटी रेशियो के। तो सो आइडियल मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज और वी आर दोनों कितना होगा, इक्वल होगा। इन केस ऑफ प्रैक्टिकल मशीन, अगर प्रैक्टिकल मशीन की बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन इट्स वेलोसिटी रेशियो। जो मैकेनिकल एडवांटेज निकलेगा वो वेलोसिटी रेशियो से हमेशा कम निकलेगा, या फिर कह सकते हो आउटपुट वर्क इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट। आउटपुट वर्क जो होगा वो हमेशा कम होगा इनपुट वाले से, इनपुट ज्यादा होगा, आउटपुट कम होगा, एज सम ऑफ द इनपुट एनर्जी। क्योंकि ऐसे केस में इनपुट एनर्जी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इसीलिए प्रैक्टिकल मशीन के लिए एम ए इज ऑलवेज लेस देन वी आर। डिफाइन द टर्म इफिशियंसी ऑफ ए मशीन। अभी पीछे देखा ना, इफिशियंसी क्षमता, तो वही चीज पूछ रहा है कि इफिशियंसी को डिफाइन करना है। गिव टू रीजन फॉर विच फॉर अ मशीन नॉट टू बी 100% इफिशियंट, कि कोई दो रीजन बताने हैं कि जिसकी वजह से ये 100% इफिशियंट नहीं होता मशीन। The efficiency of a machine is defined as the ratio of work done on load by the machine to the work done on the machine by effort.
यानी इफिशियंसी है ही क्या, इफिशियंसी बस डिफाइन किया जाता है रेशियो। रेशियो किसका, वर्क आउटपुट अपॉन में वर्क इनपुट का। इसके पास भी कोई यूनिट नहीं होगी, क्यों यूनिट नहीं होगी, क्योंकि ये भी क्या है, बस एक रेशियो ही तो है। मशीन इज नॉट ऑलवेज 100% इफिशियंट, क्यों नहीं होता है हमेशा, क्योंकि फ्रिक्शन और वेट होता है मूविंग पार्ट्स का मशीन ऑफ अ गिवन मशीन फॉर वो डिजाइन के लिए। तो हर एक जो पार्ट है ना, तो फ्रिक्शन लेस नहीं होता, मास लेस नहीं होता, इसीलिए हमेशा 100% एफिशिएंट नहीं मिलेगा मशीन। ड्यू टू above reason, velocity ratio of machine does not change, but its mechanical advantage decreases, so its efficiency decreases. तो जो ऊपर ए और बी रीजन दिया हुआ है, इसकी वजह से वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं होता, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज डिक्रीज हो जाता है, तो इसीलिए इसकी क्षमता भी कम हो जाती है। When does a machine act as a force multiplier, a speed multiplier? कब एक मशीन फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगी और कब स्पीड मल्टीप्लायर की तरह। और यहाँ पे कह रहा है कि कैन अ मशीन एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर एंड स्पीड मल्टीप्लायर साइमल्टेनियसली। क्या ऐसी मशीन हो सकती है जो एक ही टाइम में फोर्स मल्टीप्लायर का भी काम करे और स्पीड मल्टीप्लायर का भी। तो मशीन एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर व्हेन द एफर्ट आर्म इज लॉन्गर देन द लोड आर्म। अगर एफर्ट वाला आर्म लोड आर्म से ज्यादा बड़ा रहेगा तो मैकेनिकल एडवांटेज इन सच केसेस इज ग्रेटर देन वन। तो ऐसे में मैकेनिकल एडवांटेज आपको जो है एक से ज्यादा मिलेगा। और ऐसे में वो कैसा काम करेगी, फोर्स मल्टीप्लायर। पहला हो गया फोर्स मल्टीप्लायर होने के लिए कब होगा, तो इस तरीके से। सेकेंड है स्पीड मल्टीप्लायर कब काम करेगी, तो स्पीड मल्टीप्लायर में देखो क्या होगा, अ मशीन एक्ट एज ए स्पीड मल्टीप्लायर व्हेन द एफर्ट आर्म इज शॉर्टर देन द लोड आर्म। यानी ये चाकू वाला केस हो गया। और ऐसे में मैकेनिकल एडवांटेज इन सच केसेस इज लेस देन वन। यानी मैकेनिकल एडवांटेज हमारा एक से कम है, तो यानी वो स्पीड मल्टीप्लायर है, और एक से ज्यादा है यानी वो फोर्स मल्टीप्लायर है। ठीक है। नो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ मशीन टू एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर एंड स्पीड मल्टीप्लायर साइमल्टेनियसली। फॉर अ मशीन यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, अगर फोर्स मल्टीप्लायर की तरह यूज करना है तो इस फॉल्ट जो है कम होना चाहिए लोड से। while for a machine to obtain a gain in speed, effort should be greater than load. Hence, it is not possible for a single machine to act as both simultaneously. इसीलिए जो सिंपल मशीन्स की बात कर रहे हैं हम लोग ना, तो इसमें मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार आपको क्या चाहिए, एक बार आपको मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन चाहिए, एक बार लेस देन वन चाहिए। जब आपको ग्रेटर देन वन चाहिए तो आपको लोड बड़ा चाहिए, एफर्ट छोटा चाहिए, और आपको जब लेस देन वन चाहिए तो यानी कि आपको एफर्ट बड़ा चाहिए, लोड छोटा चाहिए। इसलिए पॉसिबल नहीं होता है ना, कोई दोनों में से कोई एक ही चीज पा सकते हो। अ मशीन works as a force multiplier, speed multiplier. In each case state whether the velocity is ratio is more or less than 1. अच्छा, जो पीछे बात किया वही बात है, लेकिन बस आगे पूछ रहा है वेलोसिटी रेशियो के बारे में, इस बार पूछ रहा है। When machine works as a force multiplier, then the displacement of load is less than the displacement of effort. Hence velocity ratio is more than 1. जब कोई भी मशीन काम करती है फोर्स मल्टीप्लायर की तरह, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है लोड का वो कम होता है इन कंपैरिजन टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट के। इसीलिए वेलोसिटी रेशियो एक से ज्यादा होता है। जब मशीन काम करती है एज ए स्पीड मल्टीप्लायर, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज मोर। क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट लोड का ज्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट एफर्ट का कम होगा। तो ऐसे केस में वेलोसिटी रेशियो इज लेस देन 1। तो बात कर रहा था वेलोसिटी रेशियो की। State the relationship between mechanical advantage, velocity ratio and efficiency. इसका एक फॉर्मूला आपको बुक में मिल जाएगा कि that mechanical advantage upon में velocity ratio is equal to efficiency, या फिर efficiency is equal to mechanical advantage upon में VR, या फिर MA is equal to VR into N। ये किसके लिए, efficiency के लिए। The term that does not change for a machine of a given design is its velocity ratio. यहाँ पूछ रहा था बी वाले में कि कौन सा ऐसा टर्म है जो चेंज नहीं होगा फॉर मशीन ऑफ अ गिवन डिजाइन। एक गिवन डिजाइन का, एक पर्टिकुलर डिजाइन का मशीन है, तो कौन सा टर्म उसके लिए चेंज नहीं होगा, तो जो टर्म चेंज ना होने वाला है वो है आपका वेलोसिटी रेशियो। डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन। अब यहाँ पे एक रिश्ता, जो कि अभी ये फॉर्मूला जो पढ़ा ना, एम इज इक्वल टू वी आर इंटू एन, यही डिराइव करने को बोल रहा है। तो देखो वर्क इनपुट का मतलब हुआ कि एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, यानी ई इंटू डीई। डीई का मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। ऐसे ही वर्क आउटपुट का मतलब हुआ आउटपुट, जो बाहर काम निकलेगा।
लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड यानी L इंटू DL। इफिशियंसी का फॉर्मूला वर्क आउटपुट अपॉन में वर्क इनपुट। वर्क आउटपुट का मतलब क्या हुआ, दिख रहा है यहाँ पे, वर्क आउटपुट की जगह पे क्या लिखोगे, लोड इंटू DL, L इंटू DL, और यहाँ क्या लिखोगे, E इंटू DE। ठीक, तो DL अपॉन DE और L अपॉन E। अब यहाँ पे देखो जैसे ही आप इफिशियंसी के फॉर्मूले के लिए इसको लिखते हो, आपको पता है कि L अपॉन E किसके इक्वल है, मैकेनिकल एडवांटेज के इक्वल है, और DE अपॉन DL किसके इक्वल है, वेलोसिटी रेशियो के इक्वल है। ठीक है, अब ऐसे केस में यहाँ पे वापस यहाँ को देखते हुए यहाँ वापस चले आओ, तो ये L अपॉन में जो E दिख रहा है, इसके लिए तो डायरेक्टली क्या लिख दोगे, मैकेनिकल एडवांटेज, यानी L अपॉन में E की जगह पे डायरेक्टली क्या लिख दोगे, तो मैकेनिकल एडवांटेज। और DL को आपको नीचे लाना है तो इसको 1 के रेसिप्रोकल में लेना होगा, 1 के रेसिप्रोकल में ले लोगे तो फिर तो दोबारा DL ही ऊपर चला जाएगा, DE नीचे होगा। तो यहाँ पे DL को हमने नीचे लाने की कोशिश इसलिए की है क्योंकि यहाँ पे हमको पता है कि वेलोसिटी रेशियो में डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट ऊपर रहता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड नीचे रहता है। या फिर एक और काम कर सकते थे यहाँ पे हम लोग एकदम आसानी से, यहाँ पे 1 को यहाँ पे 1 के नीचे नहीं लेते DE अपॉन DL को, हम DL अपॉन DE रहने देते और इसी को बदल देते 1 अपॉन में VR इज इक्वल टू DE अपॉन DL। तो यहाँ पे नहीं लिख सकते 1 अपॉन में VR, बिल्कुल लिख सकते हैं DL अपॉन में DE को लिख सकते हैं 1 अपॉन में VR। तो 1 अपॉन में VR इंटू मैकेनिकल एडवांटेज, तो हो जाएगा तुम्हारा N इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज, ये तो मैकेनिकल एडवांटेज ही था, ये M में इंटू 1 अपॉन में VR इज इक्वल टू N एफिशिएंसी, तो आप इसको डिराइव कर सकते हो। हाउ इज मैकेनिकल एडवांटेज रिलेटेड टू द वेलोसिटी रेशियो फॉर एन एक्चुअल मशीन। मैकेनिकल एडवांटेज कैसे रिलेट करता है, संबंधित है वेलोसिटी रेशियो के साथ एक्चुअल मशीन के लिए। स्टेट वेदर द एफिशिएंसी ऑफ सच मशीन इज इक्वल टू 1, लेस देन 1 और मोर देन 1। प्रैक्टिकल मशीन की बात कर रहा है, एक्चुअल मशीन मतलब प्रैक्टिकल मशीन। For an actual machine, the mechanical advantage is always less than its velocity ratio. ठीक है, velocity ratio से हमेशा कम रहेगा मैकेनिकल एडवांटेज, और द आउटपुट वर्क इज ऑलवेज लेस देन इनपुट, और आउटपुट जो निकलेगा वो इनपुट से कम ही निकलेगा। Efficiency of such machine is always less than 1 as some part of input energy is lost against the force of friction. ऐसा इसलिए होता है, एफिशिएंसी हमेशा लेस देन 1 रहेगी क्योंकि कुछ एनर्जी का हिस्सा क्या होता है, फ्रिक्शन से ओवरकम होने में बर्बाद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट वन रीजन व्हाई मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन द वेलोसिटी रेशियो फॉर एन एक्चुअल मशीन। एक कारण बताना है कि मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा कम क्यों होता है, इज लेस देन वेलोसिटी रेशियो एक्चुअल मशीन के लिए। बात वही है फिर, मैकेनिकल एडवांटेज एक्चुअल मशीन का कम इसलिए होता है क्योंकि जो है लॉस होता है एनर्जी का ड्यू टू फ्रिक्शन। व्हाट इज अ लीवर, स्टेट इट्स प्रिंसिपल। लीवर क्या होता है और इसका प्रिंसिपल क्या है। लीवर एक रिजिड, स्ट्रेट या बेंट बार होता है विच इज कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, और ये टर्न हो सकता है कहाँ पे, एक फिक्स्ड एक्सिस पे, फिक्स्ड पॉइंट पे। लीवर कैसा होता है, एकदम बिल्कुल सीधा सा रॉड की तरह होता है ना, स्ट्रेट भी हो सकता है, बेंट भी हो सकता है। अ लीवर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। लीवर कैसे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पे काम करता है, according to which in the equilibrium position of lever, moment of load about the fulcrum must be equal to the moment of effort about the fulcrum, and the two moment must be in opposite direction. अब यहाँ पे कह रहा है कि ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे काम करेगा, कैसे काम करेगा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे, कि जो मोमेंट ऑफ लोड है वो इक्वल होना चाहिए मोमेंट ऑफ एफर्ट के। ठीक है, अबाउट द फुलक्रम, यानी कि जैसा तराजू होता है ना, हॉरिजॉन्टल बैलेंस हम लोग देख रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट, उसी पे ये रहेगा। राइट डाउन अ रिलेशन एक्सप्रेसिंग द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर। तो एक एक्सप्रेशन लिखना है मैकेनिकल एडवांटेज लीवर का दिखाते हुए, तो मैकेनिकल एडवांटेज लीवर के लिए एफर्ट आर्म वही अपॉन में लोड आर्म। Name the three classes of lever and state how they are distinguished. Give two example of each class. तो तीन तरह के लीवर के क्लासेस कौन कौन से हैं, पहला क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3। क्लास 1 लीवर में देख सकते हो, देखो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है तो डायरेक्टली बता दे रहा हूं, इधर ही से डायग्राम में देखो। क्लास 1 लीवर में देखो यहाँ पे जो फलक्रम होता है ना वो बिल्कुल बीच में होगा। क्लास 2 लीवर में फलक्रम जो होगा बिल्कुल कॉर्नर पे होगा, ठीक है, और कॉर्नर पे होते हुए लोड बीच में आएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और क्लास 3 लीवर में भी साइड में ही रहता है,
फलक्रम कॉर्नर पे रहेगा, लेकिन एफर्ट बीच में आएगा। क्लास 2 में लोड बीच में, क्लास 3 में एफर्ट बीच में, क्लास 1 में फलक्रम बीच में। याद रखने की बात है, क्लास 1 फलक्रम बीच में, क्लास 2 लोड बीच में और क्लास 3 एफर्ट बीच में रहेगा। ये सब डेफिनेशन है। अब पहला वाले का एग्जांपल, इसमें इसका एग्जांपल है सी सॉ है, पेयर ऑफ सीजर है। दूसरे वाले का एग्जांपल है नट क्रैकर है, बॉटल ओपनर है। क्लास 3 लीवर का एग्जांपल है शुगर टोंग है, फुट ट्रेडल है, बहुत सारी चीजें हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच of class 1 lever where the mechanical advantage is more than 1 less than 1। अब यहाँ पे क्लास 1 लीवर में ही बताना है आपको दो एग्जांपल जिसमें कि मैकेनिकल एडवांटेज एक बार तो मोर देन 1 हो, एक बार लेस देन 1 हो। फॉर अ क्लास 1 लीवर द मैकेनिकल एडवांटेज इज मोर देन 1 इन द केस ऑफ shears। shears यानी कि वो बिल्कुल कैंची की तरह होता है, ये रहा, और इसका इस्तेमाल किया जाता है किसको, वो ये मेटल शीट को काटने के लिए, पतले पतले मेटल शीट को काटने के लिए। इस वाले में ना जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज है इज मोर देन 1 मिलेगा। फॉर क्लास 1 लीवर द मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1 इन केस ऑफ पेयर ऑफ सीजर। ये कैंचियों में उस ब्लेड्स आर लॉन्गर देन इट्स हैंडल, हैंडल से ज्यादा लंबे क्या हो जाएंगे, ब्लेड हो जाएंगे, तो एफर्ट आर्म बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लोड, तो आप ये आपका एफर्ट आर्म छोटा है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, कैंची वाले केस में यहाँ पे आपका मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 आएगा। जबकि दोनों देखो एक ही तरह का दिख रहा है, लेकिन बस किसकी वजह से फर्क पड़ रहा है, बस एफर्ट आर्म और लोड आर्म के साइज की वजह से फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ये मैकेनिकल एडवांटेज रेशियो ही होता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द यूज ऑफ अ लीवर इफ इट्स मैकेनिकल एडवांटेज इज मोर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1। ठीक है, तो क्या इस्तेमाल होगा लीवर का, किस काम में आएगा अगर उसका मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज्यादा है, एक के बराबर है और एक से कम है। जब मैकेनिकल एडवांटेज इज मोर देन 1, जब एक से ज्यादा है, लीवर सर्व एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। अगर मोर देन 1 है तो यानी फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा, यानी कि इट इनेबल अस टू ओवरकम अ लार्ज रेजिस्टिव फोर्स बाय स्मॉल एफर्ट, यानी कि कम ताकत लगा के एक तुम बड़े फोर्स से ओवरकम हो सकते हो। और दूसरा जब मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल रहेगा 1 के, तो लीवर के और एफर्ट और लोड आर्म इक्वल लेंथ के होते हैं, जैसे फिजिकल बैलेंस में होता है, विद बोथ आर्म्स आर इक्वल इन लेंथ। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन द मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1, जब मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम रहेगा, लीवर आर यूज्ड टू ऑब्टेन द गेन इन इट्स स्पीड। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो ना, बस वो कन्वीनियंसी के लिए, मतलब डायरेक्शन के लिए है। When the mechanical advantage is less than 1, अगर मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम है, लीवर आर यूज्ड टू ऑब्टेन गेन इन स्पीड, यानी कि गेन मिलेगा आपको स्पीड में, यानी स्पीड बढ़ेगी। दिस मींस डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज मोर एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, जैसे चाकू वगैरह के केस में। नेक्स्ट है आपका बोथ सीजर ऑफ पेयर ऑफ सीजर एंड अ पेयर ऑफ प्लायर्स, प्लायर्स तार वार काटने वाला, बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ लीवर। दोनों सेम क्लास के हैं, ये प्लायर दिख रहा होगा, ये सीजर दिख रहा होगा, दोनों सेम क्लास के हैं। विच वन हैज मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1, इन दोनों में से मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम किसका है, तो ये दोनों क्लास 1 लीवर के हैं, तो ब्लेड सीजर का लॉन्गर है, सीजर का ब्लेड लॉन्गर है देन इट्स हैंडल, हैंडल से ज्यादा लंबा कौन है, ब्लेड है। सो द एफर्ट आर्म इज शॉर्टर देन इट्स लोड आर्म, हेंस द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ पेयर ऑफ सीजर, इसका जो है मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है, इसका मोर देन 1 आ जाएगा। एक्सप्लेन व्हाई सीजर्स फॉर कटिंग क्लॉथ हैव ब्लेड्स लॉन्गर देन द हैंडल्स। बात पूछ रहा है अब कि ये जो इसके ब्लेड्स हैं ये लॉन्गर क्यों रहते हैं हैंडल से लंबे क्यों रहते हैं ब्लेड कपड़े काटने वाली कैंची के लिए, बट शीयर्स फॉर कटिंग मेटल, ये शीयर्स है जिनका हमको इस्तेमाल करना होता है मेटल शीट को कट करने के लिए, इनके में शॉर्टर ये रहता है, आपका आगे का जो रहता है वो शॉर्ट ब्लेड्स होते हैं, और बल्कि पीछे हैंडल जो है बड़ा रहता है। A pair of scissor which is used to cut a piece of cloth has blades longer than the handles, that is it has a furled arm shorter than the load arm, so the blade move longer on clothes when the handle are moved a little। ऐसा इसलिए होता है ताकि कम हैंडल घुमा के लंबा कपड़ा कट कर सके, इसलिए। A shears used for cutting metal have short blade and long handle, its effort arm is longer than the load arm and act as a force multiplier which help to overcome large resistive force by a small effort।
यानी यहाँ पे तुम्हारा जो जो एफर्ट आर्म है इसको बड़ा इसलिए किया गया है ताकि आसानी से तुम इसके ऊपर थोड़ा सा ताकत लगाओ और आगे इसके बीच में जो मेटल शीट फंसेगी उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगे, है ना। ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। अगर इसके हैंडल्स छोटे दे देंगे तो क्या होगा, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है, क्योंकि ज्यादा ताकत चाहिए आपको मेटल की शीट काटने के लिए, कपड़े काटने के लिए, आसान सी बात है। फिगर शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल। ये एक यूनिफॉर्म मीटर रूल दिखा रहा है 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक का। अब यहाँ पे फलक्रम कहाँ लगा है, 60 सेंटीमीटर पे मार्क किया हुआ है। एक एफर्ट ई है 90 सेंटीमीटर मार्क पे। अब ये क्वेश्चन है कि स्टेट विथ रीजन वेदर द वेट डब्ल्यू ऑफ द रूल इज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू द एफर्ट ई। अब आपको कारण के साथ बताना है कि वेदर जो वेट है डब्ल्यू रूल का, यानी कि स्केल का जो वेट है, वो ज्यादा है, कम है या बराबर है एफर्ट ई के। देखो अगर देखो बात करें अगर सीधा साधा की, तो यहां से एक चीज देखो, यहाँ पे फलक्रम होना कहाँ चाहिए 50 पे, अगर ये एफर्ट ई नहीं होता। लेकिन फलक्रम कहाँ दिया है 60 पे, और एफर्ट ई लगने के बाद भी ये बैलेंस दिख रहा है। वेट डब्ल्यू ऑफ द स्केल इज ग्रेटर देन ई। जो वेट है स्केल का वो इस एफर्ट से क्या है, ज्यादा है। द एफर्ट आर्म इज 30 सेंटीमीटर एंड द लोड आर्म इज 10 सेंटीमीटर। एफर्ट आर्म कहाँ है, 30 पे है, 60 से 90 तक यानी 30 पे है। और जबकि लोड आर्म यानी कि 50 से 60, यही जो 10 सेंटीमीटर इसी को तो संभाले हुआ है, यही तो लोड है, यही तो एक्स्ट्रा पार्ट है जो किस साइड है, इस साइड है। और इसी एक्स्ट्रा पार्ट को संभाले हुए है कौन, ये ई एफर्ट। ठीक है, इन ऑर्डर टू बैलेंस द स्केल वेट डब्ल्यू ऑफ स्केल हैज टू बी मोर देन एफर्ट ई। तो अगर एफर्ट ई से ज्यादा रहेगा वेट डब्ल्यू का, यानी स्केल का वेट, तभी तो ये बैलेंस रहेगा। और इसी 10 सेंटीमीटर को देखो, ये 30 सेंटीमीटर पे लगा हुआ एफर्ट इसको बैलेंस कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज इन एन आइडियल केस। आइडियल केस में मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालोगे। लोड आर्म दिख रहा है 50 पे होना चाहिए, लेकिन 60 पे फलक्रम है, यानी यही 10 सेंटीमीटर लोड है ना। स्केल का यही 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा भाग है जो इस साइड है, और इसी एक्स्ट्रा भाग को कौन संभाल रहा है, एफर्ट ई संभाल रहा है। तो ये 10 सेंटीमीटर लोड हो गया। एफर्ट आर्म की दूरी कितनी हो गई, 60 से 90 30 सेंटीमीटर। एफर्ट अपॉन में लोड करेंगे सीधे 30 अपॉन में 10 करेंगे, 30 इधर है यहाँ से यहाँ तक और 10 यहाँ है, 30 अपॉन में 10 कितना आ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज 3। विच टाइप ऑफ लीवर हैज अ मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज मोर देन वन। किस तरह के लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा एक से ज्यादा होता है। गिव रीजन विथ वन एग्जांपल, एग्जांपल के साथ रीजन बताने हैं। व्हाट चेंज कैन बी मेड इन दिस लीवर टू इंक्रीज इट्स मैकेनिकल एडवांटेज। और इस लीवर के अंदर तुम क्या बदलाव करोगे ताकि इसका मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ जाए। तो ये क्लास 2 लीवर्स होते हैं जिनका मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, and the reason for this is that the load and effort are on the same side. load effort same side पे होते हैं of the fulcrum but in opposite direction, लेकिन opposite direction में, and the effort arm is greater than the load arm। दिख रहा है ना, ये एफर्ट आर्म है, यही अपने हथेलियों से पकड़ोगे, ये रहा ये एफर्ट आर्म, देख रहे हो कितना बड़ा है। इसी को अपने हथेलियों से पकड़ोगे, फोर्स लगाओगे, और ऐसा वो भी दिखेगा, पान की दुकान पे भी वो कसैली वसैली काटता हुआ दिखता है इससे। देयरफॉर मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा इसका ग्रेटर देन 1 मिलता है। दिस टाइप ऑफ लीवर एक्ट एज फोर्स मल्टीप्लायर। थोड़ी सी ताकत लगाओगे और ये कट जाएगा। फिर एग्जांपल इसका यही है, नट क्रैकर। इसी से दीपिका पादुकोण की उंगली काटी थी वो मूवी में। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मैकेनिकल एडवांटेज, रामलीला में, है ना, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मैकेनिकल एडवांटेज वी कैन इंक्रीज द लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म। मैकेनिकल एडवांटेज और बढ़ाना है तो एफर्ट आर्म को और बढ़ा देंगे। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ लीवर which is used as a force multiplier। फोर्स मल्टीप्लायर की तरह किसको इस्तेमाल किया जाता है भाई, उसको इस्तेमाल किया जाता है जिसमें जो है कि फलक्रम कॉर्नर पे आता है और लोड आपके इधर रहता है, और एफर्ट आर्म ज्यादा बड़ा होता है। एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन द लोड आर्म, और दोनों सेम डायरेक्शन में ही रहते हैं लेकिन एफर्ट आर्म बड़ा रहता है। तो ये फोर्स मल्टीप्लायर यानी इसी की बात कर रहा है भाई, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह बात कर रहा है, इसी की ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। हाउ इज द एफर्ट आर्म रिलेटेड टू द लोड आर्म इन सच ए लीवर। तो ये क्लास 2 लीवर, यही जो इसकी बात की है अभी, यही है, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। एज द मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, हमेशा एक से ज्यादा आएगा, एंड द एफर्ट आर्म इज लॉन्गर देन द
लोड आर्म। एक्सप्लेन व्हाई द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ क्लास 2 लीवर इज ऑलवेज मोर देन वन। फिर से वही बात पूछ दिया। तो यहाँ देख सकते हैं लोड बीच में है, एफर्ट आर्म काफी बड़ा होता है। सो द लोड एंड द एफर्ट आर ऑन द सेम साइड। फलक्रम के इसी साइड में लोड है, इसी साइड में आपका एफर्ट है। और यहाँ पे जो है लोड आर्म छोटा होता है, फलक्रम से डिस्टेंस देखते हैं, जबकि एफर्ट आर्म काफी बड़ा होता है, फलक्रम से डिस्टेंस देखते हैं। तो इसीलिए इसका मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा एक से ज्यादा आता है। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ अ क्लास 2 लीवर। तो ये हमने देखा ही अभी नट क्रैकर का। गिव वन एग्जांपल ऑफ सच लीवर। तो नट क्रैकर वो एग्जांपल है। फिगर शोज अ लेमन क्रशर। भाई ये भी क्लास 2 लीवर ही है, दिख रहा होगा, लेमन क्रश करने के लिए। अब यहाँ पे ना इसमें जो है कि मार्क करना है पोजीशन, जो है डायरेक्शन एल का और ई का, यानी लोड और एफर्ट का। और किस टाइप का लीवर है ये, तो क्लास 2 लीवर है, जैसा कि नट क्रैकर था अपना। लोड का डायरेक्शन ये रहा, दिख रहा है, ये लोड बीचों बीच है और ये एफर्ट हम लगाएंगे, इधर से दबाएंगे इसको। द डायग्राम शोज बिलो शोज अ रॉड लिफ्टिंग अ स्टोन। देखो एक रॉड है जो कि पत्थर को उठा रहा है। मार्क पोजीशन ऑफ फलक्रम। फलक्रम पोजीशन कहाँ होगा, एंड ड्रॉ एरोज टू शो द डायरेक्शन ऑफ लोड एंड एफर्ट। लोड और एफर्ट का डायरेक्शन भी दिखाना है। तो देखो यहाँ पे ये रहा लोड का डायरेक्शन बिलो, फलक्रम बिल्कुल कॉर्नर पे, क्योंकि यही पॉइंट है जो हटेगा नहीं। और एफर्ट देखो ऊपर की तरफ लगाएंगे, तभी इससे हम ओवरकम हो रहा है। व्हाट क्लास ऑफ लीवर इज द लॉड। ये रॉड, रॉड किस क्लास का लीवर है, तो देखो अब यहाँ पे लोड यहाँ है, फलक्रम के ही साइड में एफर्ट भी है, यानी ये क्लास 2 लीवर है ना। ठीक है, नट क्रैकर ये भी इसका एग्जांपल है। तो ये कैसे पता चलता है आपको किस क्लास का लीवर है, तो आपको पास पता करना है कि वो एक बार जो है फलक्रम बीच में होगा, एक बार लोड बीच में होगा, एक बार एफर्ट बीच में होगा। State the kind of lever which always has the mechanical advantage less than one. Mechanical advantage less than one किस में होता है, क्लास 3 लीवर में होता है। तो क्लास 3 लीवर ऐसे होते हैं। और इसका डायग्राम, तो डायग्राम ये देख लो, लोड आर्म इज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म, तो इसमें जो है कि आपको हमेशा लेस देन 1 मिलेगा। एक्सप्लेन व्हाई द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ क्लास 3 लीवर इज ऑलवेज लेस देन 1। ये मैकेनिकल एडवांटेज इसमें कम क्यों होता है हमेशा, अरे भाई कम इसीलिए होता है क्योंकि लोड आर्म बड़ा है, एफर्ट आर्म छोटा है। ठीक है, हाँ ठीक है, बस सेम साइड में होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और ये जो है कि छोटा होता है एफर्ट आर्म लोड आर्म से, इसीलिए। क्लासेस 3 लीवर्स हैव मैकेनिकल एडवांटेजेस लेस देन 1, व्हाई आर दे देन यूज्ड। अब ये मैकेनिकल एडवांटेज कम है एक से, तो फिर इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं भैया। सो एज एफर्ट आर्म इज ऑलवेज लेस देन इतना इतना, इसीलिए क्योंकि एफर्ट आर्म छोटा है लोड आर्म से, इसीलिए इसका मैकेनिकल एडवांटेज कम है। लेकिन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, बट वी गेन इन स्पीड। गेट, हमको क्या मिलता है, गेन मिलता है, स्पीड, स्पीड बढ़ जाती है। लार्जर डिस्प्लेसमेंट होता है लोड का, लोड ज्यादा लार्जली डिस्प्लेस होता है, ऑब्टेन बाय स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। छोटा सा एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो लोड का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है, इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉ वेल लेबल्ड स्केच ऑफ क्लास 3 लीवर। क्लास 3 लीवर का यही है डायग्राम। गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ लीवर। तो ये सुगर टोंग हो गया, चिमटे वगैरह हो गया, ये सब इसका एग्जांपल है। स्टेट द क्लास ऑफ लीवर एंड द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एल, लोड एल के लिए, एफर्ट ई के लिए, एंड फलक्रम एफ इन अ बॉटल ओपनर एंड शुगर टंग। देखो ये रहा बॉटल ओपनर, ये रहा शुगर टंग। ये वही चिमटा है जो मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में वो जो अपनी मम्मी के लिए लेके आता है ईदगाह वाली कहानी में, ये वही वाला चिमटा है, बस ये शुगर क्यूब को पकड़े हुए है, और यही रोटी फुलाने के लिए भी बड़े साइज में इस्तेमाल होता है। तो ये डायरेक्शन है डायग्राम में। अ बोतल ओपनर इज एन एग्जांपल ऑफ क्लास 2 लीवर एज द fulcrum F and the effort E are at the two end of the lever and the load is in between the fulcrum and effort E। तो देखो सिर्फ पोजीशन की वजह से जो है कि आपको पता चला किस क्लास का लीवर है ये। वेयर शुगर टंग की बात करें तो देखो एफर्ट जो है बीच में, फलक्रम कॉर्नर में, और लोड जो है इसका आर्म ज्यादा है, यानी कि ये कौन सा क्लास का लीवर है, क्लास 3 लीवर होगा। देखो ऐसा इसलिए ना क्योंकि हमेशा फलक्रम से हम दूरी नापते हैं, तो फलक्रम से एफर्ट की दूरी कम है और फलक्रम से लोड की दूरी ज्यादा है, यानी ये क्लास 3 लीवर है। ड्रॉ डायग्राम्स टू इलस्ट्रेट द पोजीशन ऑफ फलक्रम। फलक्रम का पोजीशन दिखाना है, लोड और एफर्ट का भी हर एक केस में। सी सॉ कॉमन बैलेंस, ये फलक्रम बीचों बीच, इसी के दाएं बाएं ऊपर नीचे होते रहते हैं हम लोग, तो ये एफर्ट है, ये लोड है, फिर ये लोड हो जाएगा, ये एफर्ट हो जाएगा जब ये बल लगाएगा। तो कॉमन बैलेंस में देखो लोड और एफर्ट दोनों तरफ है, और ये बीच में आपका यहीं पे फलक्रम होगा। ठीक है, यहीं पे फलक्रम होगा।
नट क्रैकर फोर्सेप, नट क्रैकर और में देखो बीचों बीच लोड होता है, एफर्ट आर्म बड़ा रहता है, क्लास 2 लीवर है, और ये फोर्सेप है आपका, ये क्लास 3 लीवर है, जिसमें कि लोड आर्म काफी बड़ा है और एफर्ट आर्म छोटा है। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू लीवर एज क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। तो जो डोर है क्लास 2 लीवर है, कैटापल्ट है क्लास 1 लीवर है, क्लॉ हैमर क्लास 1 लीवर है, व्हील बैरो क्लास 2 लीवर है, फिशिंग रॉड क्लास 3 लीवर है और शुगर टोंग्स क्लास 3 लीवर है। What type of lever is formed by human body while raising a load on the palm and raising the weight of body on toes? यानी कि हथेली पे कोई सामान रख के आप उठाए हुए हैं, तो कौन सा लीवर जो है कि मतलब बॉडी में बन रहा है, और दूसरी बात जब आप पूरा वेट बॉडी का उठाए हुए हो अपने पैरों पे, पंजों पे, जो पंजे के बल खड़े होते हैं, तो कौन सा जो है कि लीवर फॉर्म हो रहा है। When human body raises a load on the palm, then it is an example of class 3 lever. The elbow joint act as a fulcrum F at one end. Biceps exert the effort in the middle and the load L on the palm is at the other end. फल्क्रम की तरह कौन काम कर रहा है? फल्क्रम की तरह हमारा एल्बो काम कर रहा है, इसका जॉइंट फल्क्रम की तरह काम करेगा, और एफर्ट देखो ये हमारे शोल्डर्स कर रहे हैं, तो ये किस क्लास का लीवर हो गया? ये हमारा क्लास 3 लीवर हो गया। ठीक है, लोड कहाँ पे है? हमारी हथेलियों पे है। तो पोजीशन से हम बता पाए कि किस क्लास का लीवर बन रहा है। वही बात करें हम जब बॉडी को उठाते हैं पंजों पे, तो व्हेन रेजिंग द वेट ऑफ बॉडी ऑन टोज देन इट इज अ क्लास 2 लीवर। द फल्क्रम F is at toes at one end, the load L, that is weight of the body, is in the middle and the effort E by muscles is at the other end. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोड कहाँ है? हमारे पैरों में लग रहा है ना। फल्क्रम कौन है? पंजा, पंजे के ऊपर ही हमने जो है कि अपने बॉडी को पूरा खड़ा किया है ना। लोड जो है बिल्कुल मिडिल में है, और एफर्ट कहाँ लगा रहे हैं? हम मसल्स पे लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। तो ये किस क्लास का लीवर हुआ? क्लास 2 लीवर हुआ। Indicate the position of load L, effort E and fulcrum F in the forearm shown below. ये forearm है, इसमें बताना है। तो फल्क्रम यही एल्बो का जॉइंट हो गया, मसल्स यहाँ पे, एफर्ट लगेगा, लोड कहाँ पे? हाथों पे। यह भी एग्जांपल में देखा। फिर गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच क्लास ऑफ लीवर इन अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर हर एक क्लास, जो लीवर का हर एक क्लास है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, उसका एग्जांपल देना है। सबसे पहला कौन सा है? क्लास 1 है, जिसमें कि फल्क्रम बीच में होगा। तो एक्शन ऑफ नॉडिंग अ हेड, सर को हिलाना है ना, या सर को अपनी पोजीशन में रखना। इन दिस केस द स्पाइन एक्ट एज द फल्क्रम। ये जो स्पाइन है ये फल्क्रम की तरह काम करेगी। लोड कौन होगा? लोड इज एट फ्रंट पार्ट, फ्रंट पार्ट लोड होगा, और एफर्ट किधर से लगा रहे हैं? पीछे की तरफ से लगा रहे हैं, एट इट्स रियर पार्ट। तो यहाँ पे फल्क्रम बीच में है और दोनों साइड में लोड और एफर्ट है, तो ये कौन सा हुआ? क्लास 1 लीवर हुआ। पंजों पे जो उठा रहे थे अभी, तो इसमें एफर्ट आर्म बड़ा है, लोड आर्म छोटा है, तो ये कौन सा क्लास हुआ? ये क्लास 2 लीवर हुआ। वही पाम, ये डिस्कस कर लिया ना हम लोगों ने। और ये वाले में देखो, तो ये आपका क्लास 3 लीवर है, यहाँ पे लोड आर्म जो है एफर्ट आर्म से बड़ा है। ठीक है, तो ये आपका क्लास 3 लीवर हुआ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू वी आर। ठीक है, और ये हमने डिराइव भी किया था। इन क्लास 2 लीवर एफर्ट आर्म इज लॉन्गर देन द लोड आर्म। अ पेयर ऑफ सीजर इज अ स्पीड मल्टीप्लायर। स्पीड मिलता है आपको, गेन होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मैकेनिकल एडवांटेज, लोड एंड एफर्ट आर रिलेटेड एज, कैसे रिलेट होते हैं? तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इनटू ई इक्वल टू एल, यानी कि इसका देखो फॉर्मूला यही होता है ना, एम ए इक्वल टू एल अपॉन ई, लोड अपॉन एफर्ट होता है। तो बस एफर्ट को इस साइड लाके रख दिया है। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी, तो एम ए इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वी आर। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मशीन ऑलवेज हैज एफिशिएंसी लेस देन 100%। सही बात है, हाँ। अ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन कैन बी लेस देन 1। हाँ ठीक है, हो सकता है लेस देन 1, काहे नहीं होगा? वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं होगा, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम होगा। मशीन कैन बी यूज्ड एज अ स्पीड मल्टीप्लायर, बिल्कुल यूज हो सकता है। मशीन कैन हैव मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन द वेलोसिटी रेशियो। ना ना ना, अभी यही सेकंड पॉइंट पे बात की ना, वेलोसिटी रेशियो से ज्यादा नहीं हो सकता है, कम हो सकता है। ठीक है। द लीवर ऑफ विच मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1 हैज। लीवर फॉर विच मैकेनिकल एडवांटेज, कौन सा लीवर है जिसके लिए मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम होगा? फल्क्रम मिड पॉइंट पे होगा लोड एयर एफर्ट के? नहीं, तो ये तो क्लास 1 वाला हो गया। लोड बिटवीन एफर्ट एंड फल्क्रम, ये भी नहीं। एफर्ट बिटवीन लोड फल्क्रम एंड लोड,
एफर्ट कहाँ आएगा, फुलक्रम और लोड के बीच में आएगा। तो ये थर्ड वाला पॉइंट हो गया। क्लास 2 लीवर आर डिजाइन टू हैव, क्लास 2 लीवर को इसलिए ऐसा डिजाइन किया गया है कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा एक से ज्यादा है, क्योंकि एफर्ट टर्म इसमें बड़ा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अच्छे से पढ़ के जाइए और बढ़िया से टेस्ट दीजिए। आई होप